नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे व्यक्तित्व से परिचय करवा रहा हूं। ऐसे व्यक्तित्व हैं, उनसे सफलता के मूल मंत्र अपन जानेंगे, जिन्होंने राजस्थान में स्कूली शिक्षा के अंदर हाईएस्ट पोस्ट है, स्कूल व्याख्याता एग्जाम क्लियर किया है। उन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर, जिसको आरएस बोल सकते हैं, उसका एग्जाम क्लियर किया है। और अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, कॉलेज शिक्षा है उसके अंदर हाईएस्ट पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस से सिलेक्शन हुआ है अर्जुन देवासी। उनसे अपन जानेंगे कि इन्होंने तीन एग्जामें हैं वो किस प्रकार से क्लियर की हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही है, क्या उनकी रणनीति रही है, किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की है, उन सब चीजों के बारे में अपन विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अर्जुन देवासी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी इतनी बड़ी सफलता के लिए। थैंक यू सर। तो अभी आपका ये तीसरा चयन है। हाँ, वैसे तो मैं पहले तृतीय श्रेणी शिक्षक भी रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद फिर आपने जो बताया लेक्चरर में, आरएस में, और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पर, तो ऐसे कह सकते हैं चौथा चयन है राजस्थान में। चौथा सिलेक्शन हुआ है, तो स्टूडेंट के लिए मतलब ये एक ड्रीम रहता है। और जनरली अपना हायर एजुकेशन में अपना इंस्टीट्यूट है वो डेडिकेटेड है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, उनका सपना ये रहता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ निकलने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाएं, और ये एक ड्रीम जॉब है स्टूडेंट की। तो ये ड्रीम जॉब है, वो आपको अभी फाइनली आप सिलेक्ट हुए हो। तो ये ड्रीम जॉब का जब रिजल्ट आया था, उस समय आपका क्या दौर था? सबसे पहले आपने किसको इन्फॉर्म किया, आपको कैसा लगा था? ये काफ़ी समय से मेरे लिए एक सपना था असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, और राजनीति विज्ञान के साथ इतना लगाव रहा है कि यही एक पोस्ट थी जो मुझे इसमें एक पूर्णता प्रदान करती थी। तो रिज़ल्ट के लिए बहुत मैं वेट कर रहा था, साथ में मैं आरएस की प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन था कि मतलब तैयारी भी करनी है, इंतज़ार भी करना है, और रिज़ल्ट आ रहा है, तो बहुत वो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन थी। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन तय था कि हाँ, शाम को रिजल्ट आ जाएगा। तो शाम से ही वेट कर रहे थे, और मेरा ये था कि मेंस में मार्क्स और इस पर डिपेंडेंट थे कि इंटरव्यू में अगर अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो चयन की संभावना है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो मुझे ये था कि अगर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले तो मैं चयन हो जाऊँगा। तो इंटरव्यू जब रिजल्ट आया तो मतलब हमने जी खोला और अपने रोल नंबर सर्च किए, सरप्राइज हो गए हम। मतलब एक ऐसी वो फीलिंग थी लाइफ में। मैं आरएस में चयन हुआ तब भी मुझे ये फील नहीं आया था, लेक्चर में भी फील नहीं आया, बाकी किसी में भी, मतलब जेआरएफ में 150 रैंक से ऑल इंडिया जेआरएफ क्लियर हुआ तब भी वो फील नहीं था। मतलब एक शॉक्ड थे, फैसिनेटेड थे, एकदम ब्लाइंड हो चुके थे। तुरंत मैंने पापा को कॉल किया कि पापा हो गया, मतलब। और पापा ने तुरंत अपने जो भी कुल देवता हैं उनका नाम लिया, और वो भी बोल नहीं रहे थे। ये दोनों तरफ से ऐसी कंडीशन थी कि हम बातें कर रहे थे लेकिन शब्द नहीं थे। तो वो एक ऐसा टाइम था, बहुत अमेजिंग टाइम था वो टाइम। जब भी मैं याद करता हूँ अपने आप, मतलब शरीर में वो खुशी महसूस होती है। तो अमेजिंग दौर था। क्या बात है सर, ये दौर है। देखो, हर एक अभ्यर्थी है वो अपने जीवन में जीना चाहता है, और जिन्होंने जिया है वो सजो के रखना चाहते हैं कि मेरे जीवन का ये दौर जब भी याद करते हैं तो अंदर से एक खुशी की लहर सी दौड़ पड़ती है। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों के ये जीवन में ऐसा दौर आए, ऐसा पल आए, उसको जीवो, जी भर के जीवो। और जैसा कि सर ने बताया है कि सबसे पहले मैंने पापा को बताया था, मम्मी और पापा दो ही हैं अपने जीवन में जो सबसे पहले उनको अपनी खुशी है उसका इजहार करते हैं अपन, उसके बाद में आगे उसका प्रसार होता है। तो अपन जानेंगे कि अर्जुन सर हैं, उनका पीछे का एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है। पॉलिटिकल साइंस से इनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इनका देखो बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना है कि इसके लिए बहुत अच्छी स्कूलिंग हुई होगी आपकी, या अच्छी कॉलेज हुई होगी। पीछे का आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बहुत शानदार रहा होगा, वो आवश्यकता पड़ती होगी उसमें। तो अपन जानेंगे एक बार इनका प्राइमरी एजुकेशन कैसे, इनका स्कूलिंग कॉलेज कैसे हुआ है। तो थोड़ा सा सर ब्रीफ में आप बताओ कि आपका प्राइमरी से लेके एजुकेशन क्या रहा है? सेकेंडरी तक मैं मेरे गांव में ही राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय कोट का जो जालोर में है, गवर्नमेंट स्कूल से ही मैंने कंप्लीट की। उसके बाद से मैंने साइंस मैथ है जो हमारे नज़दीक में शहर है सांसौर, वहाँ से कंप्लीट की। तो मेरा जो स्कूलिंग है वो मतलब उसमें 10 साल तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ। तो ऐसा तो नहीं जो आपने कहा कि हाँ, मतलब, लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़कर भी आज बड़े पदों पर पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। और ये बात ये संकेत देती है
कि जनरली ऐसा माना जाता है कि यार मेरी स्कूलिंग तो इतनी अच्छी नहीं हुई तो मैं इतनी ऊंची पोस्ट तक कैसे जा सकता हूँ। ऐसे ढेर सारे आपके सामने एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जब आपका कुछ करने का, कुछ बनने का इरादा है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर विल पावर है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये जो बहाने हैं छोटे मोटे, इनको आप दूर कर सकते हो आसानी से। उसके बाद में 11th 12th में क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा साइंस मैथ था। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस नहीं था? नहीं, पॉलिटिकल साइंस नहीं। बाद में साइंस मैथ से 12th के बाद स्विच? हाँ, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन आर्ट्स में की। मेरी 12th तक साइंस अच्छी थी, मतलब 82% मेरे 12th में भी थे, लेकिन उसमें मुझे आईआईटी में ही जाना था, तो अच्छा। मैंने जेईई मेंस दिया, वो मेरा क्लियर हो गया। एडवांस दिया, उसके बाद मुझे एनआईटी मिल रहा था जो कि विजयवाड़ा में है। तो चूंकि एनआईटी में मुझे जाना नहीं था और मेरा सपना था कि सिविल सर्विस यहाँ राजस्थान में किसी अच्छे पदों पर जाएं, उसके बाद से मैं शिफ्ट हो गया और मैंने आर्ट्स की दुनिया में आया। और शुरू से ही वैसे मुझे पॉलिटिकल के जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें मुझे शुरू से ही रुचि थी। मतलब जब मैं 2005 में जो सद्दाम हुसैन को जो फांसी चढ़ाई थी ना, वो दृश्य आज भी मुझे याद है। तो उसमें मैं 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था, तो मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शुरू से रुचि थी। उसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन में मैंने करना आरंभ किया, और साथ ही में मैंने डीएलएड है जो कि डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी टीचर बनने के लिए जरूरी है, वो भी मैं साथ में कर रहा था। उसके बाद यूं ही डीएलएड कंप्लीट हुआ 2019 में, मैं प्राइमरी टीचर के रूप में सेलेक्ट हो गया। और साथ ही में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मास्टर डिग्री की, वो मैंने पॉलिटिकल साइंस में की। ग्रेजुएशन में मेरे इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस थी। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों मुझे एक में मास्टर डिग्री करनी थी। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि दोनों ही बड़ी अच्छी सब्जेक्ट हैं, और साइंस ली हुई थी, मैथ थी, तो इकोनॉमिक्स के प्रति एक लगाव भी था। लेकिन फिर भी हमने अपनी जो क्या कहते हैं आत्मा की आवाज़ सुनी, और फिर हमने पॉलिटिकल साइंस को सेलेक्ट किया। और पॉलिटिकल साइंस में जब हम फाइनल ईयर में थे उस समय ही हमने नेट का एग्जाम दिया। क्या बात है सर। और जब नेट का एग्जाम दिया तो एक ही टारगेट था कि नेट हो जाए, इससे ज्यादा हमने टारगेट बनाया भी नहीं था। लेकिन उस समय भी वही हुआ, जब रिजल्ट आया तो मेरा जेआरएफ कंप्लीट हुआ, तो वो उस समय मुझे लगा कि शायद फाइनल ईयर के साथ, हाँ, एमए फाइनल ईयर के साथ में। ये बहुत सारे आप में से स्टूडेंट हैं हायर एजुकेशन से जुड़े जो एमए फाइनल ईयर में है। एमए फाइनल ईयर के साथ जेआरएफ होना, स्टूडेंट इस जेआरएफ के लिए 4-4, 5-5 साल तक तैयारी करते हैं। तो पहले सर बीच में मैं आपको टोकूंगा कि ये जेआरएफ आप फाइनल ईयर के साथ कैसे किया, क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी फर्स्ट पेपर की, आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की, इन दोनों की? फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी ये थी कि बेसिकली मेरा फर्स्ट पेपर शुरू से अच्छा था, मतलब उसमें साइंस है या जीके हैं, मैथ हैं, वो मेरी अच्छी थी। साथ में मैंने पुराने पेपर जितने भी थे वो सॉल्व किए फर्स्ट पेपर के लिए। सेकंड पेपर के लिए मैंने सिलेबस निकाला और उनके जो बेसिक चीज़ें थी उनको ढूंढकर पढ़ना शुरू किया। मेरा टारगेट यही था, अगर मैं रूसो को पढ़ रहा हूँ तो मुझे रूसो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रूसो का क्या कॉन्सेप्ट है। रटने पर मेरा बिल्कुल फोकस नहीं था, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि तथ्य रटने हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की बजाय अपने कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा था और पुराने पेपर बार बार पढ़ रहा था। मेरा ये मानना है कि यूजीसी अपने जो नेट के पेपर बनाती है ना, उसमें पुराने पेपर का बहुत रोल रहता है। इतना रिपीटेशन होता है चीजों का, अगर रिपीटेशन ना भी हो ना तो आपको आइडिया लग जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। वो लैंग्वेज चेंज करके, हाँ, वो मतलब जैसे कि अगर आपको पुस्तक और थिंकर का मिलान करना है तो उनका आइडियाज वहां तक ही रहेगा कि वही 3-4 बुक हैं जिसमें से रिपीटेशन करने वाला है। तो पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने कॉन्सेप्ट प्रत्येक सिलेबस का प्रत्येक पार्ट, जैसे पबेड नहीं पढ़ते हैं, मेरा ऐसा मानना है। कुछ है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जब जेआरएफ देते हैं पबेड नहीं पढ़ते हैं। मैंने पबेड में जो 10 या 12 क्वेश्चन आए थे, मेरे 8-9 क्वेश्चन उसी में सही हुए थे। वो फ्योल है, एनरी फ्योल, सारे कॉन्सेप्ट हमने उस समय ही क्लियर किए थे। तो हमें एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है और कुछ टाइम में ये कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको साल भर मेहनत करने की है, 6 महीने भी अच्छे से आप डील करोगे तो ये काम हो सकता है। क्या बात है। तो सर अभी अपन ने जेआरएफ की बात की है, सर ने पूरी बहुत 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई है। एक पीवाईक्यूज यूजीसी नेट में सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि इसको अपन 360 डिग्री अप्रोच से अपन देखें, उसका हर एक पहलू है वो अपन जाने, तो लगभग 80% अपना जो पेपर होता है वो रिपीट होता है पिछले 10 साल का। बस उसकी लैंग्वेज चेंज की जाती है, ऑप्शन चेंज किए जाते हैं। दूसरा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं अपने, वो क्लियर होने चाहिए। सब्जेक्ट अपना जो सिलेबस है उसका हर एक पार्ट, उसको यदि बारीकी से अपन अध्ययन करें तो आराम से अपन कर सकते हैं। एमए फाइनल ईयर के साथ भी जेआरएफ हो सकती है आप सब लोगों की, और हो रही है। अब आगे जानेंगे सर। अभी दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है,
बिल्कुल सर। तो अब उनके पास 6 महीने बचे हैं मोटे मोटे। असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या अप्रोच होना चाहिए? उसमें जो राजस्थान के अंदर 3 पेपर होते हैं, उनका एक सटीक सा सिलेक्शन वाला एक क्या हो सकता है इसका मेथड? जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा 6 महीने बहुत है। पहली बात कि 6 महीने बहुत हैं। 6 महीने का टाइम है 180 दिन, और 180 दिन में अगर आप 10 घंटे भी पढ़ते हो तो बहुत से 1800 घंटे होते हैं, मतलब बहुत टाइम है। तो समय का तो कोई अभाव नहीं है, कोई अभाव नहीं है। अब से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत बिल्कुल कोई अभाव नहीं, समय खूब है। बस आपको कुछ काम करने हैं जो नियमित रूप से करने हैं। पहला ये है कि सिलेबस वाइज जब भी कोई भी आप टॉपिक पढ़ो, PYQ पास में हो, वो आपको गाइड करेंगे, वो PYQ ही आपको गाइड करेंगे प्रत्येक टॉपिक के साथ में PYQ। उसके बाद आप एक शॉर्ट नोट्स बना लो। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, शॉर्ट नोट्स किसके बनाने? उसके नहीं बनाने जो आपको याद है, सिर्फ उसी के बनाने जो आपको याद नहीं है। उसके आप पॉइंट वाइज लिख लो कि हाँ मुझे ये याद नहीं रहते, मैं बार बार भूल जाता हूँ, उनको लिख लो। और रोज सुबह उठकर हमेशा उसका रिवीजन करो। सुबह उठकर सबसे पहले उन्हीं का रिवीजन करना है जो याद नहीं रहते हैं। इस तैयारी में हमें कुछ चीजें ऐसी भी याद रखनी पड़ती है जो जिसमें याद रखने में आनंद नहीं आता, लेकिन वो आपका एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये काम कर सकते हैं। दूसरा, RPSC अब अपने क्वेश्चन पेपर में फैक्ट की बजाय लॉजिकल सिस्टम की तरफ बढ़ रही है, जो हमें पिछले 3-4 एग्जाम से देखने को मिल रहा है। तो आपका प्रत्येक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरी, आपको हमेशा मॉक टेस्ट में भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो RPSC के क्वेश्चन पेपर हैं बड़े लेंथी आते हैं, मतलब 2-2, 3-3 लाइन में क्वेश्चन आएगा, फिर उसके जो ऑप्शन आएंगे वो भी बड़े बड़े आते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि उसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो ये काम आप कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए। थर्ड पेपर के लिए ऐसा है कि जो इकोनॉमिक्स, जो इसमें पार्ट पूछा जाता है, इकोनॉमिक सर्वे ही पूछा जाएगा, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ज्योग्राफी आपको डिटेल में तैयार होने चाहिए। सबसे मार्किंग सब्जेक्ट में मानता हूँ ज्योग्राफी है, पूरे में से पूरे नंबर हम ला सकते हैं। ये सबसे ऐसी है कि जिसमें आनंद भी आता है पढ़ने में और पूरे में से पूरे ला सकते हैं। करंट है, आपको कम से कम 6-7 महीने का करंट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। करंट का भी वही शॉर्ट नोट्स करंट में भी बन सकते हैं और बनाने भी चाहिए। मतलब मैंने तो 7 पेज में सारे शॉर्ट नोट्स बना दिए थे, तो उन्हीं को बार बार पढ़ के हमने नंबर लाए थे। तो ये काम हम कर सकते हैं। तो सर इस पूरे दौर में क्या है कि जैसे अपनी ऑडियंस है, अपने स्टूडेंट हैं, राजस्थान के साथ साथ में अदर स्टेट के भी बहुत सारे हैं, और जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है दिसंबर में, MP, UP, हरियाणा, बिहार, बहुत सारे अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी ये पेपर दे रहे हैं। तो अदर स्टेट वालों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर हमारे साथ क्या वहाँ पे भेदभाव नहीं होगा, हम उसको तैयार कैसे करें? तो भेदभाव की तो बात आती है इंटरव्यू के टाइम पे, वो तो अपन बाद में बात करेंगे। पहले पेपर के टाइम में, मतलब ये जो सेक्शन है, अदर स्टेट वाले उसको कैसे तैयार करें, उनको क्या दिक्कत है, कैसे वो उसका समाधान हो सकता है उनका? पेपर तो कभी भेदभाव करता नहीं है, वो तो उसको जानते भी नहीं है कि आप अदर स्टेट के हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बाहर के जो स्टूडेंट वो सिलेक्ट हो रहे हैं, राजस्थान में नौकरी भी कर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा एग्जांपल है कुमार विश्वास, तो यहीं से थे ना असिस्टेंट प्रोफेसर, तो और वो इससे बड़ा एग्जांपल हो नहीं सकता। तो अदर स्टेट कुमार विश्वास और RPSC के द्वारा यहाँ से सिलेक्ट हुए, यहाँ नौकरी भी की, तो अदर स्टेट के सिलेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड पेपर जो पॉलिटिकल साइंस में है उसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो सभी के लिए समान है। और जो थर्ड पेपर है उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए देना चाहूंगा। पहला ये है कि आप ये मानते हैं कि राजस्थान के हैं तो इनको फायदा होता होगा। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको राजस्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, राजस्थान में, लेकिन राजस्थान के बारे में जानकारी नहीं, उसके बावजूद अच्छे नंबर लाते हैं वो भी। इसमें हम कुछ काम कर सकते हैं। पहला काम ये है, ज्योग्राफी में आप अच्छे से कर सकते हैं, जितने राजस्थान के करेंगे उतने आप भी कर सकते हैं। दूसरा, आप करंट हैं वो सबके लिए एक जैसा है, राजस्थान वालों के लिए भी, बार बार नहीं के लिए। इकोनॉमिक सर्वे है ना, वो किसी को नहीं पढ़ना है, मन से कोई नहीं पढ़ना चाहता, सब यहाँ राजस्थान वाले भी एग्जाम के नजरिए से पढ़ेंगे ना, आपको भी एग्जाम के नजरिए से पढ़ना है, वो फैक्ट सबके सेम है। तो ये काम आप कर सकते हैं। हाँ, हिस्ट्री का थोड़ा रहता है, लेकिन हिस्ट्री वैसे भी नंबर ज्यादा आपको नहीं देती है, तो 14-15 पे अटकता है। मेरा मानना है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो 25 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं, अगर वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाए कि मुझे कहाँ काम करना है, कहाँ ज्यादा मेहनत करनी है और कहाँ कम करनी है, तो ये काम हम कर सकते हैं। अब बात आती है इंटरव्यू की कि सर हमारे साथ इंटरव्यू में भेदभाव नहीं होगा क्या? तो इंटरव्यू का क्या रोल रहता है सर पूरे सिलेक्शन के अंदर? अदर स्टेट वालों की जो चिंताएं हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आप बता दें एक बार। पहला ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू 24 मार्क्स का है, तो एक तो कम मार्क्स का है, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे मार्क्स ले भी आए तो यहाँ आप एडजस्ट कर लेंगे। दूसरा बात, भेदभाव जैसा ऐसा
देखिए हर पीएससी में कुछ न कुछ चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव चलती हैं और वो चीज़ें यहाँ भी देखने को मिलेगी। भेदभाव की शिकायतें हर जगह से कर रहे हैं, अभी भी आंदोलन चल रहे हैं राजस्थान में पीएससी के खिलाफ। तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको वो सोचने की जरूरत भी नहीं है। पीएससी में आपके साथ वो विशेष भेदभाव नहीं होगा। आपके सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं वो सब्जेक्ट पर ही क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ अगर आप अच्छा आंसर देंगे तो वो मुश्किल होगा आपको वहाँ से बाहर करना। और दूसरी बात सर, अभी ये सुनने में आ रहा है कि जो इंटरव्यू चल रहे हैं उन इंटरव्यू में एक्सपर्ट हैं वो भी बाहर से, जैसे डीयू, जेएनयू, अदर मतलब स्टेट है, वहां से बुला रहे हैं। हाँ। तो वैसा भी आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है। और मेरा ये भी मानना है कि सब्जेक्ट के साथ ना हमेशा अटैचमेंट होता है एक्सपर्ट का। बिल्कुल। उसका लगाव उस स्टूडेंट से नहीं है, उसके ज्ञान से है। ज्ञान से। तो वो है ना भावुक होकर भी आपको नंबर दे देगा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, आप अच्छा काम कीजिए सब्जेक्ट में, नंबर मिल जाएंगे। तो अब एक सबसे यक्ष क्वेश्चन है सर, आपका राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन हुआ है और आप यहाँ पे राजस्थान में फूड इंस्पेक्टर, एज ए फूड इंस्पेक्टर के रूप में आपका सिलेक्शन हुआ। हालांकि सर ने वो ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि उस समय ये स्कूल व्याख्या था ऑलरेडी और ये शिक्षा क्षेत्र में कर रहे थे। अच्छा, तो राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं एक तरफ है असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों ही पोस्टें अपने अपने क्षेत्र में टॉप लेवल की हैं। शिक्षा क्षेत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे हाईएस्ट पोस्ट है डायरेक्ट सेलेक्ट होने वालों में, और आरएस की तरफ जाएं तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। तो दोनों की जो सोच रहा है कि दोनों में इसमें किसकी तैयारी करूं, वो डिलेमा में है कि इस तरफ जाऊं या मैं प्रशासनिक सेवा की तरफ जाऊं। उनके लिए सर आपका क्या संदेश है, क्योंकि आप दोनों ही फील्ड में तैयारी की है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता इसके बारे में। दोनों ही पोस्टें अलग अलग डिमांड करती हैं और दोनों ही पोस्ट का फील्ड अलग है पूरी तरह से। आरएस का पूरा फील्ड अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा फील्ड अलग है। लेकिन क्योंकि राजस्थान में ये है कि हम हैं वो सबसे अच्छी पोस्ट प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तब इन दोनों की प्रिपरेशन बहुत से स्टूडेंट करते भी हैं। आरएस पोस्ट है वो एक प्रशासनिक पद है जिसके अंदर आपको लोक कल्याणकारी कार्य करने होंगे, आपके पास पावर होगी, आपको अधिक रेस्पेक्ट भी मिल सकती है। लेकिन ऐसा है कि आरएस के अंदर भी 1000 पोस्टें जैसे अभी आती हैं, तो उसमें से सब पोस्टें एसडीएम नहीं बनती। उसमें बहुत सारी पोस्टें हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करती हैं। इसी वजह से आपको कुछ कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सी पोस्ट होती है जो सच में मतलब आरएस पोस्ट कहने लायक है, मेरे को इंस्पायर कर रही है। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में मेरा ये मानना है कि जो एकेडमिक फील्ड में काम करने में जिसको आनंद आता है, जो अपनी सब्जेक्ट से लगाव करता है, जो पढ़ाना और पढ़ने में जिसको बहुत ज्यादा रुचि है और जो लाइफ में फ्रीडम चाहता है, वो इस फील्ड में आ सकता है। और जिसको ये है कि नहीं मुझे तो मतलब ये सोशली जीवन और अधिक अच्छे से जीना है या पावर के साथ जीना है, वो इसमें आ सकता है। लेकिन मेरा मानना है अपने व्यक्तित्व के अनुसार डिसीजन लेना चाहिए, जो पर्सनैलिटी आपको अच्छी सूट करे उस फील्ड में जाना चाहिए। किसी के देखा देखी डिसीजन लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। दोनों ही पोस्टें अपने आप में बहुत शानदार हैं, तो आप जा सकते हैं किसी भी फील्ड में और बहुत बेहतर पोस्टें हैं। मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सब्जेक्ट में बहुत बेहतर है तो जरूर उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए। बिल्कुल, देखो जैसे पे ग्रेड के हिसाब से देखिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे अधिक पे ग्रेड वाली पोस्ट है, 6000 पे ग्रेड है। और अपन आरएस की बात करें तो आरएस के अंदर बहुत सारी पोस्टें होती हैं, लगभग 25-30 पोस्टें होती हैं जो 3600 पे ग्रेड से लेकर 5400 पे ग्रेड तक होती हैं। जैसे एसडीएम 5400 पे ग्रेड का है, लेकिन बहुत सारी ऐसी पोस्टें भी हैं एलाइड में, अधीनस्थ सेवाओं में, जो 3600 पे ग्रेड की हैं। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसा कि सर ने कहा कि आपकी रुचि क्या है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसा जीवन जीना चाहते हो। कईयों को एडवेंचर पसंद है कि वो उनको जीवन में भाई चैलेंज लेने हैं बार बार, तो आरपीएस में जाते हैं, राजस्थान पुलिस सर्विस में, तो वो बहुत अच्छा है। कई है कि नहीं यार मेरे को मेरे शौक पूरे करने हैं, मेरे को घर परिवार के साथ टाइम बिताना, आराम से सुकून की जिंदगी जीनी है, बच्चों को पढ़ना पढ़ाना इसी में आनंद आता है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जा सकते हो। उधर टाइम मिलता है आपको, बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है। आपको घूमने फिरने का शौक है तो ये सबसे अच्छी पोस्ट है, छुट्टियां काफी सारी मिलती हैं आपको। तो वो आपको अपने व्यक्तित्व के अनुसार डिसाइड करना पड़ेगा इन चीजों को। तो अंत में सर मैं आपसे ये एक चीज पूछूंगा कि अभी एग्जाम है लगभग 6 महीने के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का, और ये बच्चों का बहुत ही ड्रीम जॉब है। आपकी तरफ से उनको क्या एक मूल मंत्र सफलता का क्या है, कि क्या बताना चाहोगे आपकी ये चीज है ना आपको करनी चाहिए? जितनी भी बड़ी पोस्ट होती है ना, हमेशा जो हेजिटेशन है वो स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा होता है। मैंने 2 बार जेआरएफ कंप्लीट किया, स्कूल लेक्चर के रूप में, आरएस के रूप में और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये बड़े एग्ज़ाम दिए हैं मैंने। तो जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे पहले आपके दिमाग में कुछ चीज़ें जो क्लियर रहनी चाहिए। पहली ये है कि आपको रिजल्ट की परवाह नहीं होनी चाहिए, हमेशा ही विनम्र और बहुत कूल रहकर काम करना चाहिए, तो हमेशा ही आपका रिजल्ट बहुत बेहतर रहेगा। अपनी सब्जेक्ट के साथ मस्त रहिए, खुल के पढ़िए
और बहुत जीवन में सुकून से रहिए। बिल्कुल भी आपको हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं। एग्जाम को ऐसे लीजिए जैसे रूटीन का काम हो, तो आपके लिए कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और आप भी अपने जीवन में इसको अपना सकते हैं। क्या सर, आपने बहुत बड़ी बात बताई है कि जितनी बड़ी एग्जाम है उतनी मतलब उसमें विनम्रता बहुत जरूरी है, और वो दिख भी रही है सर, आपके व्यक्तित्व में भी दिख रही है। बहुत पोलाइटनेस के साथ में ये चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। और दूसरी बात सर ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो सफलता है वो आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। वो गीता का एक संदेश है ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो फल आपके दिमाग में रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका कर्म प्रभावित होगा, क्योंकि आप आधी बार तो फल के बारे में सोच रहे हो, तो आप 100% अपना कर्म में नहीं दे पाओगे। तो आप फल की इच्छा मत करो, पूरा 100% आप दोगे तो 100% आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ मैं पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। राजस्थान के इस शिक्षा जगत में हाईएस्ट पोस्ट है वो प्राप्त करने में पॉलिटिकल साइंस से सर का सिलेक्शन हुआ है 103 रैंक के ऊपर, और अभी जल्द ही आने वाले 5-7 दिन में अभी ज्वाइनिंग मिलने वाली है सर को। तो पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो स्टूडेंट देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप एक बार कमेंट करके बताना आपका कोई भी क्वेश्चन है तो सर को अपन दोबारा बुला लेंगे। आपके कोई डाउट है पॉलिटिकल साइंस को लेके, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके, प्रशासनिक सेवाओं को लेके, तो दोबारा बुला लेंगे। आपको बहुत सारी जो भी कोई एडवाइस की जरूरत है तो वो दिलवाएंगे। आप कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको और क्या हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।